नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी और शिवम दी एक्स इंजीनियर बोलूंगी, पर इंजीनियरिंग कर लिए तो एक्स वर्ड नहीं आएगा। इंजीनियर बाय डिग्री एंड बाय प्रोफेशन ऑल्सो टिल लास्ट 1 ईयर, और अब यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। शिवम इज अ मैकेनिकल एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अच्छी खासी एमएनसी में जॉब करते थे। फिर उनको 1 डेढ़ साल पहले मैं मिल गई, तो उन्होंने कहा, गायत्री जी, ये ज्यादा डेडिकेटेड प्रोफेशन है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा पैशनेट रहे हैं ये उस टॉपिक्स को लेकर। सो ही डाइवर्टेड हिमसेल्फ टू टू द कॉज, और हम लोगों के साथ जुड़ गए। हमारी टीम के साथ है, फैमिली मेंबर की तरह है। तो शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल। जी, धन्यवाद। तो मैं बस पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए कहूँ, वंस एक कहावत है ना कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो वंस इंजीनियर ऑलवेज इंजीनियर। और इंजीनियरिंग का प्रोफेशन करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इस प्रोफेशन में। जी जी, वंस एन इंजीनियर ऑलवेज एन इंजीनियर। देखिए, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो हाँ, एक और इंजीनियर के बारे में आज हम बात करेंगे। सोशल मीडिया इंजीनियर, जो पीछे से बैठ के कठपुतलियों की तरह सोशल मीडिया को पूरा कंट्रोल करते थे एक समय में। नाम है मिस्टर सुरॉस। आज मिस्टर सुरॉस बड़े भड़कीले तौर पर उतर आए हैं। ये वही सुरॉस है जिन्होंने राहुल गांधी को पहले तो 1 बिलियन, पर 1 बिलियन से काम नहीं बना, क्योंकि भारत की जनता मोदी जी के साथ इतने प्यार के साथ खड़ी हुई है, डेडिकेशन के साथ। सोचिए ना, इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, तो ये सोचिए कि कितनी डेडिकेशन है लोगों में। तो 1 बिलियन से काम नहीं चला, तो अब सीधे सीधे 1 ट्रिलियन अनाउंस किया मोदी जी को गिराने के लिए, जिसमें ऑपरेशन 37, और हम डिस्कस करते रहे हैं काफी सारे गेस्ट के साथ में। मणिपुर का इंसिडेंस आपने देख ही लिया है, सीए, किसान राइट्स, बहुत सारी चीजें। अब उल्टा गेम ये पड़ गया है कि जिस बड़े सिस्टम का वो हिस्सा है, दैट इज द अदृश्य राज, और उसी सिस्टम का ही में एक नई एंट्री हुई जिसका नाम है ट्रम्प। कान के पास जो गोली निकल कर गई, वो सिर में भी निकल कर जा सकती थी। दैट वाज अ वार्निंग गिवन टू हिम, जिसको सभी ने, हमने भी एक समय पे आइकॉनिक फिगर माना। अब ये डीप स्टेट के, अदृश्य राज के दो लोगों में बड़ी भिड़ंत शुरू हो गई है। सोरोस का बाहर आकर बयान देना, ऐसा बयान देना, लुक्स लाइक कि खलबली बहुत बड़े लेवल की है। विल स्ट्रेट जंप इनटू द टॉपिक। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, आपने बात कही कि एक पुराने अदृश्य राज्य का है व्यक्ति, एक नए अदृश्य राज्य का न्यू एंट्रेंट है। उन दोनों के बीच में अब जो लड़ाई है वो एक तरीके से खुल के सामने आ रही है। तो एक कह सकते हैं कि सांपनाथ वर्सेस नागनाथ वाली स्थिति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो सबसे पहली अच्छी चीज की, और मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद कोई अच्छी चीज की भी नहीं, जिस तरीके से आकर धीरे धीरे उसने यूएस एड को डिसमेंटल करना शुरू किया, उसकी जो फंडिंग है उसको जिस तरीके से काटना शुरू किया, उसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ और जिसकी संस्था को हुआ, वो जॉर्ज सोरोस था। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किस तरीके से मशहूर थी पूरी दुनिया के अंदर एनार्की फैलाने के लिए। और सबसे पहले अगर किसी देश के अंदर जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के ऊपर छापे पड़े, डायरेक्ट गवर्नमेंटल एक्शन हुआ, वो भारत था। बेंगलोर में और बहुत सारी जगह उसके ऊपर छापे भी पड़े। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो प्लेटफॉर्म है अपना, उसके ऊपर ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर एक पोस्ट भी डाला है। उसने कहा है कि जॉर्ज सोरोस और उसका जो बेटा है एलेक्स सोरोस, वही एलेक्स सोरोस जिसने अभी हिलरी क्लिंटन की जो वो थी ना सेक्रेटरी, उसके साथ शादी की है, जहाँ पे ये पाकिस्तान। हमारे वाले भी गए थे घूमने के लिए शादी हमारे वादी में। राहुल गांधी। हाँ हाँ, हाँ, राहुल गांधी वियतनाम होते बुफे, हुए। हाँ बुफे खाने गए थे वहां पर, वो भी गए थे। तो उन दोनों को ये कहा कि भैया ये जो दो लोग हैं, इनके खिलाफ में रिको रिको करके वहां पे कानून है, उसके तहत इनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। क्या है रिको? रिको ये कहता है कि अगर 10 साल के अंदर, 10 साल के फ्रेमवर्क के अंदर आप 2 बार या उससे ज्यादा कोई कॉन्स्पिरेसी करते पकड़े जाते हैं स्टेट के अगेंस्ट, एनआरकी फैलाते हुए, ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, किसी ऐसे केस में, तो रिको के तहत आपके ऊपर केस किया जा सकता है और पूरा केस चलाया जा सकता है, और आजीवन कारावास तक की उसमें सजा हो सकती है। यानी कि जॉर्ज सोरोस खबर में पैर लटके हैं, 90 साल से ऊपर हो चुका है, किसी भी दिन खबर आ सकती है। खैर, एक की तो खबर आ रही है, जो ये कह रहा था रिको में फंसा दूंगा, पहले तो उसकी खबर आने लगी। खैर जो भी है, तो जॉर्ज सोरोस के ऊपर जब ये बात चली तो जॉर्ज सोरोस ने भी पलटवार किया। देखिए, वो थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में उसके कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी भी वो बहुत पावरफुल है।
उसने साफ कहा कि जो ट्रंप है, ही इज अ नार्सिसिस्ट, और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बना, वो एक तरीके से खुला सांड हो गया है, अगर मैं हिंदी देसी भाषा में बात करूं। और दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से खुल के सामने आ रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि अंदर ही अंदर एक बड़ी टसल चल रही है उस वैक्यूम को पकड़ने के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बनी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से डिसमेंटल करना शुरू किया, ये वापस से उस पोजीशन को रिगेन करना चाहते हैं, और वो टसल पीछे चल रही है। और इसमें सबने अपने अपने कैंप चुन लिए हैं। जेडी वांस अलग अपने कैंप में चला गया है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत साथ नहीं है, उसका वाइस प्रेसिडेंट भले ही है लेकिन उसके साथ नहीं है। इलॉन मस्क पहले ही उससे अलग हो गया है, विवेक रामास्वामी पहले ही अलग हो गया है। जब इसने देखा जॉर्ज सोरोस ने कि ट्रंप की टीम धीरे 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 उसका साथ छोड़ रही है, अब ये खुलकर सामने आया है कि भैया हम डोनाल्ड ट्रंप को देख लेंगे, और उसने उस तरीके से ही उस पर अटैक करना शुरू किया। तो डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, ये अपनी पोजीशन रिगेन करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से बैकग्राउंड में अच्छा खासा रायता फैला हुआ है, और जूता अच्छे ढंग से बजा हुआ। जी गायत्री जी। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में इस वक्त भिड़ंत हो गई है, और दोनों के साथ एक चीज बड़ी कॉमन है, दोनों ही परेशान है इंडिया से। देखिए, देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो जेडी वांस है, उसने एक महत्वपूर्ण बयान दिया जो शायद बहुत लोग सुन नहीं पाए, या वो एक तरीके से मिस हो गया। वो उपराष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रहा है। उसने क्या कहा कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप है, तबीयत उनकी बहुत अच्छी है, और अगर मुझे मौका मिले राष्ट्रपति बनने का उसके बावजूद, तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पिछले 200 दिनों में जो मैंने काम किया है, वो एक तरीके से मेरी इंटर्नशिप थी, मैं तैयारी कर रहा था राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आप देखिए, उसके साथ के लोग भी अब डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खुश नहीं है, वो हिंट देने लगे। और आज ही खबर आ रही है, अब रूमर है, जो भी है, सोशल मीडिया पे रूमर खूब तेजी से है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं है, और कोई कोई तो कह रहे हैं कि शायद वो अल्लाह को फारिक हो गए हैं। इस तरह की भी चर्चा चल रही है, मैं उसे कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बातें चल रही हैं। तो इसलिए ये चीजों को तो अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत कुछ चल रहा है। जी। यस, इलॉन मस्क भी उनके साथ हो चुके हैं, जेडी वांस के साथ में। ट्रंप से ऑलरेडी परेशान है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे आर्म्स लॉबी हो, चाहे फार्मा लॉबी हो, और बहुत सारे और। वॉरेन बफेट तक परेशान है, नेटो के हेड तक परेशान है, सब के सब इस वक्त इनसे परेशान है। अच्छा, युद्ध अभ्यास 2+2 भारत में चल रहा है, ठीक है। आर्म्स लॉबी फुली इन कोऑर्डिनेशन विद मोदी गवर्नमेंट है, और ये सामने आकर बोलते हैं टैरिफ। आज यूएस की कोर्ट ने टैरिफ वॉर को भी नकार दिया। दे हैव स्ट्राइक डाउन द टैरिफ्स कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज इलॉजिकल। ट्रंप को लेकर ऐसा लग रहा है ट्रंप एक साइड और पूरा अमेरिका एक साइड। जी। देखिए, जेडी वॉन्स ने एक और चीज कही थी, अभी पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि इलॉन मस्क को थर्ड पार्टी नहीं बनानी चाहिए, हमारे साथ आ जाए, ठीक है, हमें नुकसान होगा। क्योंकि ट्रंप धीरे धीरे अब अपने 6 महीने साल भर में, जिस अगर यही ट्रेजेक्टरी में वो चलता रहा, तो धीरे धीरे रिपब्लिकन ही उसे साइडलाइन कर देंगे, और जेडी वांस उसकी जगह लेगा। अभी आपने बात कही कि बहुत सारी लॉबीज परेशान है, मैं आपको हिंट देता हूं, 2-3 ऐसे बयान हैं जो बहुत ही जो एक तरह प्रोमिनेंट फिगर्स हैं पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में या सिस्टम में, उनके बयान आए। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वुल्फ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो अमेरिका और भारत की जो जंग चल रही है ना, ये लड़ाई चल रही है टैरिफ और ये सब, वो ऐसा है कि चूहे और हाथी की लड़ाई है। और खास बात ये देखिए, हाथी भारत को बताया गया है और चूहा अमेरिका को बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे है, अमेरिका जो टैरिफ डाल रहा है अमेरिका भारत के ऊपर, और जो भारत को परेशान करने की प्रयास कर रहा है, वो ऐसे है कि चूहा जाके हाथी से लड़े, कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, अपना ही नुकसान कर लेगा। तो जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये मान रहा है कि हमने पिछले 25 साल से ये प्रयास किया, धीरे धीरे भारत को तैयार किया कि हम चाइना के लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढ सकें, उसे ट्रंप ने 25 हफ्ते के अंदर खराब कर दिया। उसके बाद एक यूएस के एक्स एनएसए हैं, जेक सुलिवन, उन्होंने क्या कहा कि जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, दे आर इन टॉयलेट, ये हालत हो गई है, कोई वैल्यू नहीं है। और भारत, जो हम सोच रहे थे कि उसे चाइना के कैंप से बाहर निकाल के लाएंगे, ट्रंप ने उन्हें और धक्का दे दिया चाइना और रशिया के साथ में। तो ये अमेरिका में से आवाजें निकल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस हैम्पर हो रहा है और आप ये मानकर चलिए, ट्रंप चाइना के साथ है, चाइना के हाथों में खेल रहा है। चाइना जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर चुका है उस सिस्टम के अंदर, तभी तो बार बार कह रहा है कि 3 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ पीछे
उस एडमिनिस्ट्रेशन में भी चल रहा है, और लोग समझ रहे हैं ये लड़ाई ट्रंप वर्सेस भारत है, अमेरिका वर्सेस भारत नहीं है। और ट्रंप के जाने के बाद आपको चीजों में एक रिवर्सल दिखाई देगा, चीजें बेहतर होती दिखाई देंगी। और आपने बात कही कोर्ट की, कोर्ट ने 7/4 से जजमेंट दिया है कि जो ये टैरिफ आप लगा रहे हो ना, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ट्रंप के पास पावर ही नहीं है, टैरिफ लगाने की पावर वहां की संसद की है, वहां की कांग्रेस की है। आप कैसे लगा दे रहे हो? $200 बिलियन से ज्यादा पैसा ये अब तक उगाही कर चुका है अलग अलग देशों के प्रोडक्ट पे। अगर वापस करना पड़ गया फिर वो तो या तो इसने अपने गोल्फ कोर्स में लगा लिया होगा या यूक्रेन को हथियार में बेच दिया होगा। तो इन चीजों को देखते हुए अब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्रिस्टियन फेयर ने कहा था ना एक शब्द कि भैया एट द लास्ट ब्यूरोक्रेसी विल सर्वाइव, ट्रंप विल नॉट सर्वाइव, लेकिन तब तक नुकसान कर जाएगा। और फिर उसके लिए एक शब्द यूज किया था, वो खुद भी वही है, ट्रंप के लिए भी वही इस्तेमाल किया उसने। लेकिन जो भी है, ये समय थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला है। जैसे सनी की 7.5 चले, ट्रंप की 7.5 हो गई है, जाएगी, ठीक हो जाएगा सब, अच्छा प्रोडक्ट ही देके जाएगा। 7.5 में भी आदमी बेहतर ही कर, देखिए भारत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 7.5 आती है तो उस दौरान आप स्ट्रांग होकर निकलते हैं, डिटरमिन्ड होकर, डिसिप्लिन होकर निकलते हैं। वो भारत के लिए वो ट्रंप कर रहा है, एंड थैंक्स टू ट्रंप भारत जिस तरीके से डिपेंडेंट होता जा रहा था, अब वो ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। पीयूष गोयल ने क्या कहा कि इस साल पिछले बार के एक्सपोर्ट को हम ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब पिछली बार जितना एक्सपोर्ट किया था उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, डिस्पाइट कि हमारे ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। नए ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मिशन 40 चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा है ट्रंप जो कर रहा है, धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को, एक थैंक्स नोट भेज देना चाहिए ट्रंप को मेरे हिसाब से। जी सो थैंक्स टू ट्रम्प कि बिहार इलेक्शन लगता है भारतीय जनता पार्टी की गोद में गिरने वाला है। जी, इन्होंने ऐसे समय पे ये उठाया है। वैसे तो अभी एक वेनेजुएला के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पोर्चुगल के पीएम है, उन्होंने बयान दिया है कि ट्रम्प इज अ रशियन एसेट। एक्चुअली हाँ में मुझे रशियन एसेट लग रहे हैं वो, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। जैसे यहाँ पे राहुल गांधी का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही यूएस में ट्रम्प का होना जरूरी है पुतिन के लिए। आपको क्यों लगता है कि बिहार इलेक्शन भाजपा की गोदी में डाल रहे हैं ट्रम्प इनडायरेक्टली? जी, देखिए, जो बिहार का इलेक्शन है, सबसे पहली बात तो वो चुनाव होना चाहिए था नीतीश वर्सेस तेजस्वी, लोकल मुद्दों पर होना चाहिए था। वो पूरा का पूरा चुनाव हो गया मोदी वर्सेस राहुल, थैंक्स टू राहुल। अब वहां पर कहीं टिकते नहीं है वो, और वो सारा का सारा करवाया गया टूल किट के माध्यम से कि राहुल को कहा चढ़ जा वहीं, वोट चोरी का मुद्दा ले और चढ़ जा। अब तेजस्वी यादव हो गए हैं पीछे, बिहार हो गया है पीछे, नेशनलिज्म हो गया है आगे, नेशनल इंटरेस्ट हो गए हैं आगे। और बिहार की जनता में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए और बिहार में चले जाइए, ये वो रीजन है जहां आज मोदी नेता से कहीं ऊपर बढ़कर एक फादरली फिगर या गॉडली फिगर जैसी स्थिति में बहुत जगह पहुंच गए हैं। आप वहां जाकर मोदी को चोर बोल रहे हैं, वहां जाकर उस टूल किट, जो टूल किट बाहर से आई है उसके माध्यम से आप मोदी की एक तरीके से कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर एक श्योर शॉट हार की रेसिपी आप पर रोस्ट कर दे रहे हैं। इसलिए थैंक्स टू ट्रंप और पूरा का पूरा वो अदृश्य राज्य, पूरी की पूरी टूल किट जो वाया बहरीन भैया के पास आई, और भैया ने छोटे भैया को पकड़ाई और गुड़ गोबर कर दिया। इसलिए जो बिहार में हो रहा है, और बिहार एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जैसे ही बिहार का चुनाव होगा और एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसके बाद आप देखिएगा इंडी अलायंस में किस तरीके से भगदड़ होगी। ऑलरेडी जो अरविंद केजरीवाल है वो ऑलरेडी कहने लगा है ये राहुल और सोनिया जी जेल क्यों नहीं जा रहे नेशनल अदालत में, ओपन एंड शट केस है, यही बोला ना उसने। यानी कि इंडिया अलायंस वाले तो कह रहे हैं राहुल को ही जेल भेज दो। तो बिहार में आपको, जब अभी मोदी जी ने बोलना नहीं शुरू किया है, एक आदि कोई रैली हुई होगी, चुनाव कैंपेन में नहीं पहुंचे, जब चुनाव कैंपेन में पहुंचेंगे बताएंगे मैंने पाकिस्तान को कैसे ठोका, ट्रंप के कहने के बावजूद ठोका, और ट्रंप जो कर रहा है मैं किस तरीके से देश को बचा रहा हूं। जब ये नैरेटिव वहां पर फैलेगा, आप देखिएगा पिछले सारे रिकॉर्ड बिहार के अंदर टूट जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। जी वैसे ये बात सही है कि बिहार में इस वक्त कोई मुद्दे नहीं चल रहे हैं, बिहार के ऊपर लोग वीडियोस ही नहीं बना रहे हैं। आई मीन बिहार का इलेक्शन ये रहा बगल में, एंड लिटरली नोबडी इज केयर्ड अबाउट कि बिहार में हो क्या रहा है। राहुल गांधी रैलीज निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव की वहां वाट लग रही है,
तेजस्वी यादव को बलि का बकरा बना दिया है राहुल गांधी ने। स्टालिन को टोपी पहनाई जा रही है, जो कि कभी जिंदगी में टोपी नहीं पहुंचते, बिकॉज ही डजंट हैव हेयर। वो विग लगाते हैं अरे और पब्लिकली वो चीजें बोली जा रही है। सॉरी, मुझे स्टालिन की लेकिन हंसी आ रही है। राहुल गांधी आज चॉकलेट बांट रहा था, टॉफियां बांट रहा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो टॉफी बांट रहा था। अब भैया यही मीम मटेरियल बन जाएगा। हम तो पहले ही कह रहे थे बच्चा है टॉफी खाता है। अब देखिए क्या इमेच्योरिटी है उस व्यक्ति की। आप कैमरा पे टॉफियां बांट रहे हो, तो भैया आप मीम मटेरियल खुद बनोगे। जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मीम मटेरियल खुद ही बनोगे। तो जिस तरीके से वहां पर एक अलग ही रॉ चल रही है, पर देखिए कुछ भी हो, वहां का स्टेट इलेक्शन है, वहां तो हीट है ही। पर उस हीट को ओवरटेक कर लिया है ट्रम्प और मोदी वाले मुद्दे ने। और अब मोदी जी पहुंच रहे हैं शांघाई, शांघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग है। आज रात को निकलेंगे और वहां पहुंचेंगे। आते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर। राहुल गांधी वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी के पोस्टर्स निकाला, और एक बहुत ही ऑब्जेक्शनल निकाला भी अभी इन्होंने, मिसिंग वोट चोर ऐसा करके उन्होंने एक पोस्टर भी निकाला है। दैट वाज वेरी ऑब्जेक्शनल। कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादाएं नहीं लांघी हैं इस तरीके की, जिस तरीके की मर्यादाएं राहुल नांगने लग जाते हैं। जैसे इनकी माँ के ऊपर बात आती है, तैसे इनको मिर्ची लग जाती है। ठीक है, पर जब इनकी पार्टी के लोगों की बात आती है, तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है, चाहे वो सुकन्या हो या आसाम की जो कांग्रेस लेडी हो उनकी हो, या बहुत सारे मुद्दे हमने देखे हैं इनकी पार्टी में। किस तरीके के साथ महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, वो हमने कई एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। देर आउट इन द पब्लिक। राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा जो लेकर आ रहे हैं, उसमें एक बहुत ही मजेदार एंगल लेकर आए हैं शिवम। शिवम, ओवर टू यू। जी। अब देखिए जो पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है ना वोट चोरी का, उसमें एक पिक्चर है। वो राहुल गांधी को, ना ही सिर्फ राहुल गांधी को एक्सपोज करती है, बल्कि पूरे के पूरे एजेंडा को एक्सपोज करती है कि किस तरीके से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस प्लस है, कांग्रेस प्लस यानी उसके अलाइज मिलाकर, जो इस बार का 2024 का चुनाव था ना, वो कांग्रेस प्लस को यानी कि कांग्रेस के सब अलाइज को मिला के सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिले हैं इस चुनाव में पिछले 35 साल में। यानी कि 2014 में भी नहीं मिले, 2009 में भी नहीं मिले, 2004 में भी नहीं मिले जब आपकी सरकार थी। 4 का चुनाव आपके इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुआ, 14 का चुनाव आपके इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुआ, 19 के चुनाव, फिर 24 का है। 24 में जाके सबसे ज्यादा वोट अगर कांग्रेस को मिले हैं, तो ये समझ आ रहा है कि वोट चोरी कहीं नहीं है। फुल नैरेटिव पूरा का पूरा बंक, मतलब डिबंक कर दिया गया है। फर्जी नैरेटिव है वो, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट ये दिखाता है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे के पूरे नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, देखिए एक आम आदमी से जाके पूछेंगे ना। अभी एक वीडियो चल रही थी, अब एक अदिति त्यागी है, एक पत्रकार, एक व्यक्ति से पूछ रहे थे कि वोट चोरी होती है क्या। वो कह रहा अब तो कोई वोट चोरी नहीं होती। हाँ, वोट चोरी तब होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने खुद करवाई है जी। हम डब्बे लेकर भागे हैं जी। हम डब्बे लेके भाग जाते थे जी। मतलब वो बता रहा है। और वो छोड़ दो, वो आदमी तो आम आदमी, कीर्ति आजाद है, सांसद है, टीएमसी से कांग्रेस में रहा है, पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। वो खुद कहता था कि हमने वोट चोरी की है, डिब्बे चुराए हैं, फर्जी वोटिंग करवाई है। कीर्ति आजाद जैसा व्यक्ति इस चीज को बोल रहा है, तो राहुल गांधी किस मुंह से इस बात को बोल रहे हैं। और राहुल गांधी से सवाल यह है, वोट चोरी तब होती है जब एक व्यक्ति को 14 वोट मिलते हैं, एक व्यक्ति को 1 वोट मिलता है और एक व्यक्ति को 0 वोट मिलता है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। वोट चोरी तब होती है जब कोई महिला इस देश के नागरिक 1983 में बनती है, वोट 1980 से डालने लगती है। वोट चोरी तब होती है जब 2003 में एसआईआर होती है और उसके बाद से राजद की सरकार नहीं आती है। ये होती है वोट चोरियां। वोट चोरी होती है इमरजेंसी लगाना। तो राहुल गांधी जिस चीज को लेकर चल रही हैं, कुछ नहीं होना जाना। मोदी के ऊपर जितना कीचड़ उछालेंगे, आपको अगर सही में राजनीति करनी है ना, तो मोदी से कंपेयर मत कीजिए, बीजेपी के ऊपर हिट कीजिए, मोदी को मत कीजिए। मोदी का फिगर, मोदी का स्ट्रक्चर आज उस लेवल से ऊपर है। आप जितना उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उतना नुकसान आपको पहुंचेगा। और ये आप भली भांति अरविंद केजरीवाल से समझ सकते हैं। अब वो मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और वो डीजल के जनरेटर की तरह आज वो तेजस्वी यादव भी चल रहा था वहां पे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। उसे समझ आ जाएगा नवंबर दिसंबर के बाद कि भैया क्या स्थिति तुम्हारी होने वाली है, कहां तुम पहुंचने वाले हो। लास्ट टाइम उसका बेस्ट चांस था, इस बार साफ है नहीं होगा। अभी तक की स्थिति देखिए, आगे क्या स्थिति चुनाव में क्या होगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार निकल चुका है उनके हाथ से। एनडीए बहुत आसानी से और सहजता के साथ आगे बढ़। जी। सही बात है।
अब आते हैं आज के आखिरी मुद्दे के ऊपर, और जो कि मुद्दा है, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। नो, डेड इंडिया इज अ इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। डेड इंडिया इज नॉट अ डेड डेड इकोनॉमी। मरी हुई इकोनॉमी डेड नहीं है इंडिया। बाप डेड। यानी कि डीएडी डेड इकोनॉमी है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं। अच्छा, वो वोट चोरी पे एक फिगर भी तो आया था, आप वो तो भूल ही गए। कांग्रेस ही हाँ तो सबसे बताए ज्यादा। ना, सबसे हाँ ज्यादा आज। 41% वोट शेयर के साथ। हाँ, सबसे नहीं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और था शिवम, जिसको हम मिस कर गए। वोट चोरी तो जी वो मोहनदास करमचंद गांधी ये समय से कर रहे थे, उसको क्यों भूल जाएं। सबसे पहली हाँ, वोट चोरी भी हुई थी। 14 एक को मिले, एक को मिला, एक को जीरो मिला, और जीरो वाला बन गया प्रधानमंत्री। वाह। तो वो तो तब से हो रहा था। आप देखिए, ऐसा जब नहीं से लगता ना है कि जब जब से वोटर आईडी कार्ड पे फोटो लगने लगे ना, तब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? कहा तब थे फर्जी वोटर। और आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि ममता बनर्जी 40 लाख फर्जी वोटर लेके बैठी है पश्चिम बंगाल में, और वो इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो आप उसको क्यों नहीं निकाल देते? और एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर है वहां पर। वोट चोरी नहीं हो रही है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। और हम कैसे ना मान ले, जो 65 लाख फर्जी वोटर मिले हैं बिहार के अंदर, वो आपके वोटर नहीं थे। तभी तो आपकी सीट 54 से लेकर 99 हो गई है। ऐसे आपने हर जगह फर्जी बनवाए होंगे। क्या गारंटी है वो 65 लाख बीजेपी के थे, कांग्रेस के नहीं थे? तभी तो आपकी सीट डबल हो गई। क्या इसलिए है क्या तड़पड़ाहट, इसलिए परेशान हो रही है क्या? जी। आते हैं डेड इकोनॉमी वर्सेस डेयर इकोनॉमी। DARE, डेयर। जी, बहुत इंटरेस्टिंग आई है, जहां पूरा का पूरा विश्व इस वक्त रिसेशन की तरफ जा रहा है। डाउन इकोनॉमीज हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, दे आर ऑल गोइंग डाउन। इनफैक्ट जापान ने तो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए ट्रम्प को साइड करके और यूएस को साइड करके भारत का हाथ थाम लिया है। बोलते भैया पतली गली से निकल लो, ये तो ये तो डूबेंगे सनम, हमें भी ले डूबेंगे। Because they know where the US economy is going. De-dollarization happening indirectly, everybody knows that. Their entire assets are going down. खुद उनकी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, और जब से उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाए, तब से ऑलरेडी वहां क्या जो ग्रोसरीज का सामान है, दाल चावल आटा, जो भी उनका ब्रेड है, वट एवर दे ईट, इट्स गॉन अप बाय 20 to 25%। ऑलरेडी उनके ऊपर हाथ, मतलब अगर भारत चाहे तो अभी और रुला सकते हैं उन्हें, बट मूविंग ऑन। डेड इकोनॉमी वर्सेस डेयर इकोनॉमी, ओवर टू यू। देखिए, जो जापान है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1.2% होनी थी, टैरिफ की वजह से 0.7 है। अमेरिका की ग्रोथ रेट है -0.5%, इकोनॉमी श्रिंक हो गई है। और जो अमेरिका की कुंजी है ना, 3 देशों के हाथ में है, भारत, चाइना और जापान। जापान $2 ट्रिलियन से ऊपर के ट्रेजरी बिल लेके बैठा है अमेरिका के। चाइना $1 ट्रिलियन, भारत $200 बिलियन। अगर ये आज ही रिलीज कर दे, क्या हालत होगी अमेरिका की? और भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, वो देश भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा है जो हर 47 डेज में $1 ट्रिलियन का डेट एक्यूमुलेट कर रहा है। वो देश भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा है जहां की 27% जनता आज क्रेडिट कार्ड पे राशन खरीदने के लिए मजबूर है। वो डेड इकोनॉमी है जहां महंगाई 22%, 25% बढ़ रही है, वो भी तब टैरिफ से पहले। अब टैरिफ लगने लगेंगे, अभी तक तो जो सामान शेल्फ में रखा था वही तो यूज हो रहा होगा ना। अब जो नया शेल्फ रीलोड होंगी, वो टैरिफ के साथ लोड होंगी। तो आप सोचिए चीजें और कितनी महंगी हो जाएंगी। और आप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। भारत की ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 7.8% है। 7.8% सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहीं जाकर इंडोनेशिया है, उसके बाद चाइना है, और बहुत सारे देश हैं। तो कहां से डेड इकोनॉमी हो गई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर 9.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर 3.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। मॉनसून बहुत अच्छा रहा है। आप देखिएगा, मॉनसून अच्छा रहा है, फसल अच्छी होगी, पैसा हाथ में आएगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो जो 7.8% है और बेहतर होगा। तो लगभग 7% की एनुअल ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है इस साल। और इनक्रेडिबल है इस टैरिफ वॉर और इस सब में। और जब जीएसटी के रेट डबल स्लैब में आ जाएंगे, 5% और 18% वाला, और बाकी सारे स्लैब हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जब चीजें सस्ती होंगी अपेक्षाकृत, और खासकर जरूरी चीजें, तो जो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद आप देखिए चीजें और किस तरीके से एक्सेलरेट होंगी।
1991 के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ ना, देखिए जिस तरीके से ग्रोथ होती है वो और बहुत चीजों को आउटपेस कर देती है। जीएसटी रेट कम होने की वजह से ग्रोथ रेट जो बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर जो बढ़ेगी, वो इन्फ्लेशन, ये टैरिफ, ये झगड़े और बहुत सारा कुछ उसको ओवर पावर करके वो चीजें ज्यादा आगे बढ़ेंगी। तो यहां से चीजें बेहतर ही होती आपको दिखाई देगी। तभी तो चाइना भी समझ रहा है कि भारत ही मार्केट है जहां हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तभी तो जब हम मोदी जी जा रहे हैं तो वेलकम टू मोदी जी लिख के बड़े बड़े कैंसो ड्रोन का वो शो पीस चला रहा है, अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, चलो चलो एयरपोर्ट पे लेने चलते हैं। जैसे खुश हो जाते हैं ना, घर में कोई सबसे अमीर गेस्ट आपके आने वाला तो आप ज्यादा खुश हो जाते हैं, अच्छा हमारे यहाँ तो आज वो वाले साहब आएंगे। वो स्थिति हो रही है। इसलिए डेड इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी नहीं है, डेड इकोनॉमी पापा वाली इकोनॉमी है। सभी इकोनॉमीज में पापा है भारतीय इकोनॉमी फिलहाल के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट है, बहुत कुछ बहुत बेहतर करना है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अच्छी है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं 2030 तक बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसलिए जो राहुल गांधी बहुत कूद पड़े थे ना डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट के ऊपर, डेड इकोनॉमी के ऊपर, अरे अरे बड़े साहब ने कह दिया है मुझे भी बोलना है, फटाफट संसद से निकलते ही हाँ 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 हाँ, है। ये जाकर ही सारा डेटा पॉइंट उन्हें पढ़ने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना, पड़ोस में सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश ऐसे लोग हैं, वो क्या ही बताएंगे, क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही समझ आएगा। इसलिए बहुत ही कह सकता हूं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है भारतीय विपक्ष की, जिसे कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए था, जिसे गवर्नमेंट को ऑन द टूज रखना चाहिए था चीजों को बेहतर करने के लिए। वो जिस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर आगे चल रहा है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, और उसमें देश का जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, और ऑफ 37 की बात आ रही है और बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत खतरनाक है। लेकिन उसमें एक राहत भरी खबर कम से कम ये इकोनॉमी के फ्रंट पे निकल के आ रही है। जी देखिए अभी जिस तरीके से हमारी जीडीपी इस वक्त चल रही है, इट्स लाइक वी आर फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। जीडीपी 7.8 क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में, राइट? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 17 पॉइंट ईयर हाई, स्टील प्रोडक्शन अप बाय 8.5%, एम्प्लॉयमेंट 22 लाख न्यू फॉर्मल जॉब्स लैक क्रिएटेड, जॉब्स। 60% जी 60% ऑफ देम यूथ aged between 18 to 25. Services sector 11 month high. Investment record $81 billion FDI inflow. मतलब हर एरिया में जहां पर भी आप नजर डालेंगे वो सारे के सारे एरिया इस वक्त ग्रोथ पे हैं। इनफैक्ट वो छोड़ दीजिए, आप भारत में निकल जाइए कहीं पे भी, तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है धूम मची हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोग मतलब 9 to 5 जॉब, तो मेरे को नहीं समझ में आता कि 9 to 5 वो सरकारी जॉब वाला सिस्टम गया। लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, यू एंड मी वी आर एग्जाम्पल्स। बहुत सारे ऐसे-ऐसे जॉब्स हो रही हैं जो एकदम अलग-अलग एरिया से निकल कर आ रही हैं। आ कहाँ से रहे हैं ये? कहीं से तो आ रहे हैं। देखिए, जब आप इन्फ्लेशन का एक और अच्छा आइडिया होता है समझने का, जब ₹2 की चीज़ ₹2.5 की मिलने लग जाए ना, तो समझ लीजिए मार्केट में बहुत पैसा है। तभी वो डिमांड है। ₹2.5 डिमांड है, ठीक है? सप्लाई कम है और डिमांड है। आज की डेट में पैसा है लोगों के पास, बहुत पैसा है। जो सामान आप लेने जाते हैं, अगर आप टाइम से नहीं खरीदते हैं, तो उसके बाद वो सामान मिलता भी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। दीदियाँ जो काम करती हैं, बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल, जो घरेलू एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। दीदियाँ जो काम करती हैं, आप ये देख लीजिए हर महीने, हर तीसरे महीने ₹500 वो बढ़कर दूसरी जॉब पकड़ लेती हैं। पैसा है तभी तो मिल रहा है, नहीं तो कहाँ से मिलेगा, राइट? सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर बूमिंग इकोनॉमी। पता नहीं इनको कहाँ से डेड इकोनॉमी नज़र आ जाती है। एनीवेज़ दीज़ आर देखिए ऑल देखिए जो आपने 22 लाख जॉब एडिशन आपने दिखाए फॉर्मल सेक्टर में, ये वो लोग हैं जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ। इनफॉर्मल सेक्टर में और से बेहतर हुई होगी। $81 बिलियन का इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं होता। एफडीआई के मामले में भारत फिलहाल नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा एफडीआई भारत के अंदर आ रहा है। और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो रेड टेपिज्म है ना, आपको ये हटाना पड़ेगा। जितना इसको ईज करेंगे चीजें उतनी बेहतर होंगी। और जीएसटी के बाद देखिए, जब सरकार ने कहा ना हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे, चीजें करेंगे, जितने विपक्षी राज्य हैं सारे के सारे एक्टिव हो गए। अरे हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक तरीके से किस तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, मतलब इस पेस को कैसे कम किया जा सके, वो पूरा प्रयास है। उस पर भी नजर रखिएगा कौन कौन इस रिफॉर्म के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि 91 में भी बहुत खड़े थे अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाले, और इस रिफॉर्म के खिलाफ भी बहुत लोग खड़े हैं।
नजर रखिएगा कौन कौन किसका कनेक्शन कहाँ है। डोनाल्ड लू किस किसके राज्य में गया, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन इसके विरोध में खड़ा है। जी। और वो ये नहीं समझ रहे, जब आप रेट कम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर वो जो आपने रिवेन्यू लॉस हुआ है वो जो और सामान बिकेगा उससे कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो वो है ना, जो कढ़ाई चढ़ी हुई है उसे पलटना ही है गैस पे से। आपका वही एजेंडा है, तो भैया फिर उस हिसाब से होगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद। धन्यवाद।